26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन जो है कारगिल युद्ध हुआ था। और आपको बता दें कि सैकड़ों जो सैनिक हैं वो इसमें शहीद हुए थे और हज़ारों लोग जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए थे। और 60 दिन तक ये युद्ध चला था। इसी की खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज पूर्व में सैनिक रहे और कारगिल में जिन्होंने युद्ध लड़ा है, वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सूबेदार मेजर रामलाल शर्मा है। मैं जयकृत से हूँ, 19 जयकृत से। और कारगिल युद्ध के दौरान में जिस प्रकार से एक भाग लेने का हमें भी मौका मिला, मैं उस समय नया-नया कमांडो करके एनएसजी से आया था। तो उस दौरान का जो भी मुझे प्रशिक्षण एनएसजी में मिला, उसके लिए मुझे एक एक्सपीरियंस मिला और बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिलने के बाद मुझे कारगिल युद्ध करने का या कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। सर, आज के समय में और पहले समय में बहुत सा अंतर होता था फ़ौज में जाने का। बहुत डिफ़िकल्टी का सामना जो है आपको करना पड़ा होगा। आप कितने समय बाद जो ये युद्ध है वो शुरू हुआ था और आपको लगा था कि युद्ध होगा? ऐसा क्योंकि ये छद्म युद्ध था। इस प्रकार से कोई उस समय जो है सिचुएशन नहीं थी। एक छद्म युद्ध के तौर पर हमारे देश के ऊपर ज़बरदस्ती ये युद्ध थोपा गया था। क्योंकि इस प्रकार से क्योंकि इंडिया की जो है हमेशा ही शांतिपूर्ण बात शांति का ही दो रहा है कि शांति से ही कोई काम हो जाए तो वो अच्छा है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इस बात को नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। परंतु जब कोई भी युद्ध किसी भी देश के ऊपर थोप दिया जाता है तो उसमें उसको युद्ध को जहाँ तक हो सकता है कि टाला जाए। परंतु अगर कोई ज़बरदस्ती किसी भी युद्ध को थोपता है तो उसको देश को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। अपना युद्ध जो है लड़ना पड़ता है। उसको लड़ने के लिए इस कारगिल युद्ध जो हुआ वो इसी प्रकार से हुआ है। नहीं तो इस प्रकार से कोई संभावना नहीं थी। इसमें आपने अपने सैकड़ों जवान भी जो है खोए, साथी भी खोए हैं। तो उस टाइम किस तरह की सिचुएशन रहती थी? किस तरह की दिल में आती थी? क्योंकि घर से दूर आप थे और आपकी फैमिली भी जो है आपका इंतज़ार कर रही थी, तो किस तरह की सिचुएशन होती थी? देखो हमारे देश ने जिस प्रकार से जो सैनिक खोए हैं, आज हम उनको नमन करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बहुत-बहुत नमन करता हूँ। और जब अभी हमारे साथ वाले जो भी सैनिक हमारे एक कंधा जब टूट जाता था, तो मन में एक दुःख होता था। और लेकिन आगे क्या है मातृभूमि, हमारी जो भारत माता है, वो हमारे सामने आती थी कि हमें सिर्फ़ देश के लिए जो करना है, हमारी मातृभूमि को बचाना है, जिस पर हम दुश्मनों ने कब्ज़ा कर रखा था। और वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हमारी यूनिट ने, हमारे देश ने, देश के जो जितने भी वीर सैनिक हैं, उन्होंने उनके साथ लोहा लिया और उनको जो है अपनी उस भूमि से खदेड़ा है। जहाँ तक हमारे जवानों का सवाल है, उन्होंने बड़ी शहादत दी है, बहुत अच्छे ढंग से लड़े हैं। और उन्होंने हमारे जितने भी सैनिक थे, उन्होंने जो है इस प्रकार से अपना प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था कि उन्होंने सिर नहीं झुकाया। अपने आप को अपना बलिदान दे दिया, परंतु उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था। हमारा यही मोटो होता है, आखिरी गोली, आखिरी दम तक अपने मोर्चे से लड़ते रहो। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं इसी प्रकार से उनको यही बात बोलूँगा कि अपने अंदर देश के प्रति जज़्बात होने चाहिए। जब तक उसके अंदर जज़्बात नहीं होते हैं, तब तक देशभक्ति की भावना अपने मन के अंदर नहीं जागती है। जज़्बात हो कि मैंने कुछ करना है। जब हम सेना में गए थे, तो हमारे अंदर मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मुझे अपने कज़न ब्रदर के साथ में मेरे कज़न हैं, तो हमने साथ नौकरी किया है, साथ रहे हैं, छोटे हैं मेरे से, तो हमने इन्होंने साथ नौकरी किया है, एक ही कंपनी में नौकरी किया है, एज़ ए स्पोर्ट्समैन हमने जॉइन किया था। और जो 18 वर्ष या 20 वर्ष तकरीबन हो गए थे, तो जब हमने उस प्रकार से उस युद्ध को देखा, हमें प्रशिक्षण अच्छा मिला, अच्छी ट्रेनिंग मिली, अच्छे सेंटर में उस्ताद मिले, जिन्होंने हमें अच्छा प्रशिक्षण दिया। और यही बोलते थे हमारे उस्ताद कि बेटा जितना पसीना बहाओगे, उतना जो है आप अपना खून बचाओगे। वही हमें कारगिल में देखने को मिला है। कोई ऐसी याद जो आपके दिल में आज भी है उस टाइम की? अ, फैमिली जिस तरह से आप दूर भी थे उनसे, तो एक याद भी आई होगी कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे।
तो इस तरह की कोई याद आपके उसमें? जीवन में जब भी हमने सेना को जॉइन किया था, तब हमने पारिवारिक जज़्बातों को सेकंड प्रायोरिटी दिया था। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मातृभूमि थी। जब भी गोली हमारे दाहिने या बाएँ से निकलती है, तो जीवन में आदमी यही सोचता है कि इस समय मैं मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूँ। सिर्फ़ उस समय हमें अपनी भारत माता की याद आती है कि हमें अपने दुश्मन के साथ लड़ना है। उस समय घर की याद हमें सेकंड प्रायोरिटी पर रहती है। ये ज़रूर होता है कि अपने माता-पिता की याद, उनका जो आशीर्वाद है, माता-पिता का जो आशीर्वाद होता है, फैमिली होती है, बच्चों के लिए होता है, हम उनके लिए सोचते हैं, उनके साथ अगर माहौल ठीक हो जाएगा तो हम जाएँगे। परंतु जो माता-पिता का आशीर्वाद है और गुरु की दी हुई हमारे को जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण हमने हासिल किया हुआ है, उसके आधार पर हम यही सोचते हैं कि हम जब हमारी मातृभूमि हमारी आज़ाद हो जाएगी, तो जिसको दुश्मन ने कब्ज़ाया हुआ है, तो तब हम जो है अपना जो टास्क पूरा करने के बाद अपने घर की तरफ जाएँगे और अपना जो ये हमारा हमने जो प्रशिक्षण हासिल किया था, उससे जो हमने ये अपनी अचीवमेंट हासिल की है, उसको जो है हम मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करते हैं। हम इस चीज़ को सेना में कभी भी कोई भी जवान जो है इस चीज़ को नहीं रखता है कि मुझे पहला घर की है। जब हम मोटिवेट करते हैं अपने जवान को, इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि हमारी घर है, माता-पिता है, परिवार है, हैं? पीछे हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं सारे, तो हमें उनको सेकंड प्रायोरिटी पर लाया जाता है। हमें पहला जिसके लिए हमें प्रशिक्षण दिया गया देश के लिए लड़ने के लिए, तो हम उसको पहला प्रायोरिटी पर रखते हैं। और आज भी हमारे देश के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के अगर कोई भी हमें सेवा करने का और मौका मिलता है कि कहीं भी कि दुश्मन ने अटैक कर दिया है, आपको जाना है, तो हम आज भी सेना में तैयार हैं। कोई ऐसी याद जिसको सोचकर आपकी आँखें जो है नम हो जाती है? आज बिल्कुल, हमारे जो जब साथ के जवान जाता है या जब मैं किसी टुकड़ी को लेकर जाता हूँ और वो हमारे साथ से बिछुड़ जाता है, तो वो बिछुड़ने का एक आज भी अपने मन में जब हम रात को जब हम सोते हैं तो नींद नहीं आता है। वो हमें वो चीज़ें सब याद आती रहती है, हमारी चाहे पेट्रोलिंग हो, अम्बुश हो, हमारी चाहे ओआरओपी हो सॉरी हमारा चाहे उसका हो ओपी का हो, कहीं हम चाहे किसी भी टुकड़ी में अम्बुश में बैठे हों, कॉर्डन हो और सर्च हो, जब हमारे साथ कोई भी हमारा जवान निकल जाता है, तो इसमें हमारा एज़ ए जेसी होने के नाते हमारी जो हम अपने आप को समझ लेते हैं, यार मैंने प्रशिक्षण अच्छा हासिल नहीं किया या मेरा जवान जो निकल गया है, मेरे कारण गया है। तो उनके माता-पिता को हमें जवाब देने के लिए कठिनाई हो जाती है। परंतु तब भी हम अपने जवानों को जब मैं एनएसजी में था, जब कमांडो का प्रशिक्षण देते थे, तो हम अपने जवान को ट्रेनिंग देते समय उनके साथ भाईबंदी नहीं करते थे। उनको इतना हार्ड प्रशिक्षण देते थे कि कल को हमें उस रोने का मौका ना मिले, कि अब हमें जब हमारे साथ से कोई साथी जाए अथवा तो जाए नहीं, अगर कोई जाए तो लड़ के जाए। हमारे मन में यही जज़्बात होना चाहिए कि लड़ना है, मरना-जीना तो जीवन में लगा है। जब आएगी मेरे लिए जो गोली बनेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है, जब वो आएगी। जीवन में ऐसा किस्से बहुत हुए हैं जब ग्रेनेड जो है आया, हमारे ऊपर गिरा, लेकिन हमने उस ग्रेनेड को निष्क्रिय करने के लिए उसको उठाया, 7 सेकंड का उसका टाइम था, लेकिन वो हमने उसको उठा कर के पीछे की तरफ फेंक दिया और अपने जो साथ वाले उनको भी बचाया। आईडी फटी थी, जिसमें जो हमारा कैस्पर होता है, गाड़ी जो है उसमें जो है कैस्पर में 6 फुट ऊपर जाने के बाद फिर जो है नीचे बैठा, 80 किलो की आईडी लगा रखी थी, लेकिन भगवान की दया से फिर भी हम सुरक्षित रहे। तब भी हमारे जो जवान थे, जेसीओ साहब हमारे साथ में थे, हम भी थे, तो उनको भी हमने फिर भी उनको जो है हड़बड़ाहट नहीं हुई मन में भी हाँ, आईडी ब्लास्ट हुई है, कोई बात नहीं है, हुआ है, वहाँ जो कैजुअल्टी होती है, उनको भी रिकवर करना होता है। तो मतलब ये चीज़ों का अपने मन से हम कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहता है कि जब एक गोली निकल जाती है, तब वो डर खत्म हो जाता है, जब तक बैरल से गोली नहीं निकलती है। जब गोली निकल जाती है, तब डर खत्म हो जाता है। तब अगर पहली गोली हमें नहीं लगती है, तो समझ लो हमने दुश्मन के ऊपर, मिलिटेंट के ऊपर या जो भी हमारा दुश्मन होगा, उसके ऊपर हमने काबू पा लिया है। कितनी एज उस टाइम आपकी थी और किस तरह का मंज़र रहा वहाँ पे? किस तरह से आपने 60 दिन वहाँ पे निकाले? उस समय लगभग मेरी एज जो थी 38 और 40 के बीच में थी। तो उस टाइम एक शरीर में आदमी के जान बहुत होती है
और जब आदमी ने प्रशिक्षण अच्छा हासिल किया हो तो नया-नया कमांडो करने के बाद वहाँ जो उस समय जो हमारा बीता, वो बहुत कुछ टास्क मिलते हैं, अलग-अलग प्रकार का टास्क मिलता है किसी भी टोली को। वहाँ का जितनी भी पहाड़ियाँ हो, चाहे कोई माइन एरिया हो, चाहे कहीं में कोई एमिशन डंप हो, चाहे कोई पहाड़ी को क्लियर करना हो, तो उस समय काफ़ी 2 महीने के करीब लग जाता है। उसके बाद का भी समय कुछ लग जाता है, नीचे डाउन होते-होते भी बहुत समय लग जाता है। और कुछ कैजुअल्टी को कवर करना हो, उसमें अलग-अलग जो टीम होती है, यूनिट्स का अलग-अलग टास्क होता है। उस टास्क को करते हुए हर एक आदमी जो है, हर एक यूनिट जो है, हर एक टुकड़ी जो है, अपना टास्क करके ही निकलती है। जी, अंत में मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो युवा है, वो भटकता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई चोरी-चकारी कर रहा है, तो उनको क्या संदेश आप देना मेरा युवा जनरेशन से यही अपील रहेगी। मैं नई जनरेशन जितनी भी है, उनको यही अपील करना चाहूँगा कि जो नशे की तरफ जा रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ कर के उनसे यही प्रार्थना है, इस नशे की तरफ मत भागो। अपनी दिनचर्या को ठीक करो और अपने माता-पिता का जो आशीर्वाद है, उसको लेकर के अपने अंदर जो है एक जज़्बात पैदा करो और देश के प्रति अपना जो जज़्बा है, उसको रखो। और जाके आपके अंदर अगर जज़्बा होगा, देश के प्रति आपकी भावना होगी और अपना जो सेना में जाने के लिए सब कुछ चाहिए। उसका शरीर भी अच्छा होना चाहिए, उसका जो है शरीर से अनफिट नहीं होना चाहिए, दौड़-भाग उसकी अच्छी होनी चाहिए और मेंटली भी बिल्कुल फिट होना चाहिए। साइकोलॉजिकली उसका जो है जब टेस्ट होते हैं, हमारे साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी वो बिल्कुल निपुण होना चाहिए। ये चीज़ें तब आती है जब आदमी का शुरू से लेकर के उसके अंदर एक भावना भरी होगी कि मैंने सेना में जाना है। हमारे अंदर भी ये भावना थी कि हमने सेना में जाना है, तो हमें उस प्रकार का मौका मिला और हमने उस अपने टारगेट को भी अचीव किया है। और हम एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते आदमी ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में रुचि लेकर के, नशे के छोड़ कर के खेलों में रुचि लो, ताकि हम अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ। आपने मुझे समय दिया, बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी। जी, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।